Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Let's see. Yesterday we had completed the questions up to question number 4, right? Yes. Yes, sir. आज हमको वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है और वर्ड प्रॉब्लम्स को फिर हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज सोली डिपेंडेंट ऑन द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड यहाँ से शुरू होंगे नीचे से, अगली 2-3 एक्सरसाइज में फिर अलजेब्रिक मेथड चलेंगे, वहां पे ग्राफ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ग्राफिकली ही सॉल्व होंगे। तो 5th 6th 7th मतलब हमको क्या करना है, इनसे 6th वाला तो नहीं है, 6th वाला अलग ही एक क्वेश्चन है, 5th एंड 7th यानी कि हमारे पास दो ही वर्ड प्रॉब्लम तो एक ही है एक्चुअली, ये भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक ही वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास ग्राफिकल मेथड में। अल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिनको हमको सॉल्व करना है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, तो वहां से हमको बहुत सारे हिंट्स हमको पता है कैसे हम वहां से इक्वेशन बनाते हैं, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा, बिफोर दैट एक इंफॉर्मेशन कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन बच्चों को आज की तारीख में ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन, पर इस चीज को आप नोट डाउन कर लो। आज ही कैसे, आज संडे भी है तो फ्री भी रहोगे आप, पेरेंट्स भी फ्री होंगे, अगर कोई भी काम होता है तो संडे को फ्री रहते हैं, तो आज आपको कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन करवाना है, अदरवाइज कल से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो एक इंफॉर्मेशन तो मुझे ये मिल गई, यानी एक इक्वेशन मेरी यहां से रेडी हो जाएगी। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिलेगी, पेरीमीटर से मिलेगी। अब कई बच्चे सेंटेंस को ही नहीं समझ पाते कि सर ये क्या लिखा हुआ है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, फिर आगे लिखा हुआ है इज 36 मीटर। तो 36 मीटर क्या है, ये विड्थ है या ये लेंथ है, ये क्या है, 36 मीटर क्या है, ये समझ नहीं पाते। तो अब देखो, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने का सबसे आसान तरीका, याद रखना, कभी भी हम कोई इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हैं तो अगर कोई चीज 2 कॉमा के बीच में पैक होती है तो वो इंफॉर्मेशन होती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कोई भी चीज अगर 2 कॉमा के बीच में पैक होती है देन दैट इंफॉर्मेशन इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को एक बार एज इट इज हटा के सेंटेंस को पढ़ो, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज डिलीट करो। डिलीट करने का मतलब एक बार इसको निग्लेक्ट करो, नजरअंदाज करो, और अब सेंटेंस को पढ़ो, क्योंकि ये 2 कॉमा के बीच में देखो फिट है, यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है, तो 2 कॉमा के बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, उसको हटाओ। अब पढ़ना सेंटेंस को, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। क्या समझे, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ है 36 मीटर। अब समझ में आया ये 36 मीटर क्या है? यस सर। क्या है बताओ, बताओ क्या है? पेरीमीटर का हाफ। हाफ है, पेरीमीटर का हाफ है, मतलब एक पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर निकाल के उस पेरीमीटर का भी हाफ कर दूं तो वो हाफ पेरीमीटर कितना आएगा, 36 मीटर आएगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको बिल्कुल अलग से पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल अलग से पढ़ो। उसी रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ से उसकी जो लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है। तो 2 इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे पास, हर एक वर्ड प्रॉब्लम में हमको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यहाँ पे मिल गई 2 इन्फॉर्मेशन। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन के डायमेंशंस बताइए। डायमेंशंस कौन से होंगे, एक लेंथ होगा और एक ब्रेड्थ होगा, तो 2 ही डायमेंशन पता करने हैं, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 ही वेरिएबल्स होते हैं, एक को x मान लो और एक को y मान लो, वहां से हमारा काम हो जाएगा। चलो शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। बोलो शिवम, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? बोलो पहली स्टेप क्या रहेगी शिवम? एंजल आप बताओ।
अवनी आप बताओ। Let the हाँ rectangular garden length हाँ is हाँ x. हाँ। आपका आपने मतलब सोचा सही, थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, पर बाकी आपने जो सोचा बिल्कुल सही है कि रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ को एक्स मानना है। अभी अभी कहा मैंने, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ को एक्स मानना है एंड उसकी विड्थ को वाई मानना है। उल्टा भी मान सकते हो, पर सिंपल जैसा सीधा सीधा चल रहा है वैसे चलने दो। किसी को भी एक्स किसी को भी वाई मान सकते हो वैसे तो आप। तो स्टार्ट राइटिंग, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। वेरी गुड अवनी फॉर योर एफर्ट्स। जो बच्चे एफर्ट्स लगाते हैं ना वो बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जो बच्चे एफर्ट्स ही नहीं लगाते ना उन बच्चों के मुकाबले वो बच्चे अच्छे लगते हैं। वैसे तो मुझे सारे बच्चे ये प्यारे हैं, सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी। जब भी हम लेट वर्ड यूज करते हैं अवनी, तो हम इज ना लिख के बी लिखते हैं। आपने इज बोला ना, उसकी जगह बी लगा दो, क्योंकि हम मान रहे हैं। तो मानते हैं तो हम बी वर्ब को यूज करते हैं इस वर्ब के मुकाबले। बी x meters, because everything is given in meters. See, 36 meter, 4 meter, so we will write meters. तो हम जो मानेंगे वो भी मीटर में ही मानेंगे। मतलब सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में मानते, किलोमीटर में होता तो किलोमीटर मान। सेकंड स्टेप वुड बी, अब सेकंड स्टेप तो कोई भी बता देगा, बोलो सारे बच्चे। Let the width of the The rectangular width garden be of by the meters. rectangular garden be by y meter, width of the rectangular garden. शिवम आज सो रहा है क्या तू? नो सर। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? चावल का है ना, मतलब गले में खराश हो रही, जुकाम हो रही थी इसलिए। अच्छा, कहाँ गया था कल? सर कहीं नहीं गया, कूलर के आगे चला के सो गया था। हाँ वेरी गुड। इससे अच्छा तो कहीं चला जाता, पर जो काम तूने किया है उससे तो अब होगी ना। हाँ, तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड। अब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को पहले या बाद में यूज कर सकते हो। तो पहले ये वाली यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी सिंपल एंड इजी टू यूज दिख रही है, तो इस इन्फॉर्मेशन को पहले यूज कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। नाउ इट इज गिवन दैट the length of the rectangular garden is how much meter? 4 meter. 4 meter more than its width. its width लिख लो या पूरा लिख लो, width of the rectangular garden. That is, अब यहीं से हम इक्वेशन बनाने की ओर चल रहे हैं। तो दैट के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो लेंथ कितनी है, क्या मानी है हमने, देखो x दिख रही है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन की जगह मैंने सिंपली पुट अप कर दिया x। उसके बाद है बेटा b, ओ b नहीं मतलब इज या b एक ही बात है। इज, तो इज की जगह क्या आता है, equal sign. फिर है 4 मीटर्स, लेकिन 4 मीटर्स को बाद में लिखेंगे क्योंकि बाद में मोर देन आ रहा है। तो मोर देन के केस में मोर देन के बाद वाली चीज को पहले लिखते हैं, यानी इट्स विड्थ को पहले लिखेंगे और 4 मीटर को बाद में लिखेंगे। तो विड्थ कितनी है, y मीटर। तो इक्वेशन में तो खैर यूनिट लगानी नहीं हमको, y लिखना है सिंपली। मोर देन के लिए प्लस लगा दो और उसके बाद फिर 4 मीटर। दैट्स इट, बन गई इक्वेशन। किसी को प्रॉब्लम है इक्वेशन बनने में? No, sir. इस स्टेटमेंट से जो ये इक्वेशन बनी, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेके जाना है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है और सॉल्व किससे करना है आपको इस क्वेश्चन को, बताना जरा। ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो हम शुरू से ही इक्वेशन को उसी फॉर्मेट में लेके जाएंगे जो हमको आखिर में चाहिए होगा। तो ग्राफिकल मेथड में हमको इक्वेशन किस फॉर्मेट में चाहिए होती है, बोलना जरा।
तो कांस्टेंट टर्म RHS में। कांस्टेंट टर्म RHS RHS, में। तो हम इसको शुरू से उसी फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, x y को तो इधर ले आते हैं, -y हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म 4 को वहीं रहने देते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। कांस्टेंट टर्म को LHS में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमको ग्राफिकल मेथड, ये पहले डिसीजन ले लो कि हमको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, उसी हिसाब से फिर इक्वेशन को हम बनाते चले। तो x - y = 4, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अगेन इट इज गिवन दैट, अब सेकंड इंफॉर्मेशन रीड आउट करते हैं, वहां से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। वैसे देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आसान है। वर्ड प्रॉब्लम की अगर बात करूं तो आसानी से इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, और उसके बाद फिर यहां से लिखेंगे इज 36 मीटर। हाफ द पेरीमीटर of the rectangular garden of the rectangular garden is 36 मीटर। मैं बोलने की स्पीड थोड़ी सी फास्ट इसलिए रखता हूं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो समझ नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए करें, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाएं। अब ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने के लिए एक फिक्स समय अवधि में अगर अपने को ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना है, बतानी है, तो फिर थोड़ा सा फास्ट बोलना पड़ता है। अगर स्लोली स्लोली बोलूंगा तो फिर उतनी ज्यादा चीजें नहीं बता पाएंगे। फिर वो जो जैसे स्कूल टीचर्स बताते हैं, जितना बताना है उतना ही बता के छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा चीजें नहीं सीख पाओगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ चीज समझ में नहीं आए, तो आप एक बार नहीं 2 बार भी पूछ सकते हैं। Is given that the half the perimeter of the rectangular garden is 36 meters. ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से नोट डाउन करी? यहाँ से नोट डाउन करी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, और फिर ये तो एक्स्ट्रा है, इसको काट दो, इज 36 मीटर। एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। Yes, sir. ठीक है, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे इस सेंटेंस को? एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का आधा, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, 36 मीटर है। तो मैंने जहां से जिसकी वर्ड स्टार्ट किया वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और जिसका जिक्र सबसे पहले कर दिया कि रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का आधा, फिर लास्ट में खत्म किया 36 मीटर है, तो वो पेरीमीटर का आधा है 36 मीटर। क्लियर है? हर तरह से मैंने समझा दिया इस स्टेटमेंट को। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। दैट के बाद पढ़ना शुरू करो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, और फिर इज 36 मीटर। इसकी जगह तो इक्वल टू आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 36 मीटर की जगह 36 आ जाएगा। बात है LHS की। देखो, इसकी जगह तो ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया। अब ये हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है पहले तो ये बताओ। 2 into L plus B। 2 into L plus 2L plus B, 2 into लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। 2 into लेंथ इंटू नहीं प्लस, 2 into L plus B, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये तो पेरीमीटर होता है, ये तो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का भी क्या करना है? हाफ करना है। हाफ। जो भी चीज है इसका हाफ करेंगे। हाफ करने का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2, या फिर यूं कर सकते हो कि डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय 1/2। किसी भी चीज को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हाफ हो जाएगी ना। हमको हाफ करनी थी, 1/3 करनी होती तो 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 करनी होती तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ करनी है यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करनी। बस बन गई इक्वेशन। आगे कंटिन्यू करके जो भी वैल्यूज उसको पुटअप कर दो। देखो 2 से 2 एज इट इज काट दो, बचा क्या? L plus B। तो लेंथ कितनी है आपकी? X प्लस ब्रेथ क्या मानिए बेटा? Y इक्वल्स टू 36। ये ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमको चाहिए। कांस्टेंट टर्म RHS में है, बाकी टर्म LHS में। तो फ्रेम हो गई सेकेंड इक्वेशन भी। Yes, sir. So now we have framed both the equations। तो उसके बाद क्या करेंगे? एक बार वापस से दोनों इक्वेशंस को साथ में लिखा करें, है ना। और सॉल्व किससे करना है? ग्राफिकल मेथड से। तो नाउ सॉल्विंग द इक्वेशंस, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
by graphical method. We have, दोनों इक्वेशन साथ में लिखो। पहली इक्वेशन बनी थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, राइट? इसके सामने भी लिखो इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन बनी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, इसके सामने लिखो इक्वेशन नंबर 2। कई बच्चे जब ये दो इक्वेशन नीचे लिखते हैं तो इसके सामने ये नहीं डालते इक्वेशन 1 एंड 2, फिर से डालना है। ऊपर तो डाल दिया लेकिन फिर से डालना है इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है। दोनों इक्वेशन साथ में लिख दी, इसके बाद का काम अपने आप करना है, होमवर्क मार्क करो। वही ग्राफ में जाना है, दोनों इक्वेशंस के 3-3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। 3-3 सॉल्यूशंस निकलने के बाद लाइंस ड्रॉ करनी है, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, जो भी मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, तो जो एक्स होगा उसमें से वो हो जाएगी लेंथ, और जो वाई हो जाएगा वो हो जाएगी ब्रेथ, जो आपने मानी थी। समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्या होता था कि जो हम x मानते थे उस x से ही फिर लेंथ बनती थी, कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर उससे ब्रेथ बनती थी। तो जो x आता था, x की वैल्यू आ जाती थी, जो हम 3 मेथड में से कोई भी मेथड यूज करते थे, तो वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होता था। होता था क्या वो हमारा फाइनल आंसर? नहीं, वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होता था। उस x की वैल्यू से फिर कुछ चीजें निकालनी पड़ती थी, वो होते थे हमारे फाइनल आंसर। लेकिन लीनियर इक्वेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में जनरली जो चीज वो पूछ रहा है उसी को हम x और y मान रहे हैं। तो जैसे ही x और y आ जाएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, इनसे कुछ दूसरी चीजें नहीं निकलेंगी। मतलब बहुत कम क्वेश्चन है जिसमें निकलेंगे, जनरली तो ये जो निकलेंगे यही हमारे फाइनल आंसर्स होंगे। तो उल्टा आसान हुआ ना हमारा काम, x और y निकाल दो, बस वही फाइनल आंसर। जैसे इसमें x और y जो भी निकलेगा वही हमारा x हो जाएगी लेंथ, y हो जाएगी ब्रेथ। x से कोई दूसरी चीज नहीं निकालनी, ना y से कोई दूसरी चीज निकालनी है, क्योंकि जो पूछा था लेंथ और ब्रेथ उसी को हमने x और y मान लिया था। ऊपर लेंथ और ब्रेथ पूछे थे, लेंथ को x मान लिया, विड्थ को y मान लिया, x और y निकलती, लेंथ और विड्थ भी निकल जाएंगी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बोलो गर्ल्स। Yes, कलोनी, sir. यशवी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एंजल, Yes, sir. निहारिका, आजकल निहारिका भी कम बोलती है, Yes, sir. क्या हुआ निहारिका, तबीयत सही नहीं है? No, sir. ठीक है. ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आगे का काम आपके लिए होमवर्क है ना, एक्स और वाई की वैल्यूज निकल जाएं। तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकलने के बाद क्या करेंगे हम, इसी के नीचे लिख देंगे। कैसे, वो मैं लिखवा देता हूँ। यहीं पे ये सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू, सो एक्स कोमा वाई, इस तरीके से हमारी कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। और वैल्यूज क्या आएंगी, 20, एक्स आएगा 20, वाई आएगा 16, ये वैल्यूज आएंगी, चेक कर लेना आप, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द, ऐसा नहीं कि वैल्यूज मुझे रटी हुई हैं कि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे रट गई हैं। एक जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो आप केवल और केवल इक्वेशंस को देख के बता देते हो एक्स क्या है वाई क्या है। आपकी भी हो सकती है, जब आप बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो आपकी भी हो जाएगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अब आ रही है आवाज बच्चों? Yes, sir. तो देखो लेंथ जो आपने मानी थी x वो आ जाएगा 20 मीटर्स एंड विड्थ जो आपने मानी थी y वो आ जाएगा 16 मीटर्स। ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट बता दिया तो आप सॉल्व ना करो, आपको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, लेकिन आंसर आपका यही आएगा, चेक कर लेना बाद में आप, है ना। अब हमको क्रॉस वेरीफाई करना है। देखो उसने पहली स्टेटमेंट क्या कही थी कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो देखो 20 जो है वो 16 से 4 मीटर ज्यादा है ना, क्रॉस वेरीफाई हो गया। एंड द सेकंड इंफॉर्मेशन वाज कि इसके पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है, तो वो भी क्रॉस वेरीफाई कर लो। देखो लेंथ हो गई 20, लेंथ इक्वल होती है दोनों रेक्टेंगल की, दोनों आमने सामने की साइड्स, और विड्थ जो है वो 16, ये भी इक्वल होंगी। अब टोटल पेरीमीटर निकालो पहले, 20 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 16। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का सम। तो 20 प्लस 20 40, तो ये हो गया। 16 प्लस 16 32, ये हो गया। टोटल 72 हो गया पेरीमीटर। उसका हाफ करोगे तो 36 आ जाएगा। Yes, sir. तो दोनों इंफॉर्मेशन मेरी यहां से क्रॉस वेरीफाई हो गई। क्लियर है अब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. चलिए तो क्विकली वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, कल हम किसी भी हालत में अलजेब्रिक मेथड्स को शुरू करना है हमको कल की क्लास में, तो आज खत्म करते हैं इसको जल्दी से। 6th क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। गिवन, अब ध्यान से सुना है क्वेश्चन। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं है लीनियर इक्वेशन में, समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म में भी गिवन है ना, सारी टर्म्स को एलएचएस में रखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। आगे क्या कह रहा है? राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब एक इक्वेशन तो इन्होंने लिख दी, आधा काम उन्होंने किया, बचा हुआ आधा काम आपको करना है, क्योंकि हमेशा लीनियर इक्वेशंस का पेयर होता है, तो पेयर में से एक मेंबर तो ये है, एक मेंबर आपको बनाना है, खुद को आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है। लेकिन कैसे लिखोगे? सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। आपने कोई भी दूसरी इक्वेशन लिख ली, मान लो इस तरीके से इक्वेशन लिख ली, दिस प्लस एक्स समथिंग समथिंग एक्स प्लस समथिंग समथिंग वाई प्लस समथिंग समथिंग कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0, ऐसी कोई इक्वेशन आपने बना दी, एक इन्होंने बनाई हुई है, तो ये पेयर बन गया। तो अब ये पेयर जो है, जो बना है पेयर सो फॉर्म्ड, इस पेयर का जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा, इस पेयर का जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ, पहला क्वेश्चन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वही ग्राफ पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? वही ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग करने के लिए आप कैसी इक्वेशन बनाओगे? फिर सेकंड क्वेश्चन हो गया कि पैरेलल बनाने के लिए कैसी इक्वेशन बनाओगे, और कोइंसिडेंट बनाने के लिए कैसी इक्वेशन बनाओगे। तो आपको इस क्वेश्चन में एक्चुअली तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है आपको, केवल आपको कोएफिशिएंट्स कुछ ऐसे प्लेस करने हैं यहाँ पे, जैसे ये x का कोएफिशिएंट कुछ ऐसा प्लेस करना है, प्लस फिर y का कोएफिशिएंट भी कुछ ऐसा प्लेस करना है, प्लस फिर कांस्टेंट टर्म भी कुछ ऐसी प्लेस करनी है इक्वल्स टू 0, ताकि ये a1 a2 b2 c2, a1 b1 c1 तो उन्होंने दे दिया, a2 b2 c2 कुछ भी ऐसा प्लेस करो ताकि इन दोनों का जो पेयर बने वो क्या बन जाए? इंटरसेक्टिंग बन जाए। सेकंड में क्या बन जाए? पैरेलल, यानी चेंज करना पड़ेगा, फिर पैरेलल के लिए वापस a2 b2 c2 चेंज करके वापस दूसरी इक्वेशन बनाओ ताकि फिर इन दोनों का पेयर पैरेलल बन जाए। फिर वापस चेक करके a2 b2 चेंज करके a2 b2 c2 कुछ ऐसा बनाओ ताकि वो क्या बन जाए? कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन को हम एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो कितना इजी लगता है। शुरुआत में हमको लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन लग रहा था पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, लेकिन एक बार हमने क्वेश्चन का मतलब समझ लिया, अभी क्वेश्चन काफी आसान लग रहा होगा आपको। अच्छा, इसमें एक इक्वेशन, कोई पर्टिकुलर इक्वेशन आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बहुत सारी, मैं इनफाइनाइट इक्वेशन ऐसी बना सकता हूं ताकि इन दोनों का पेयर इंटरसेक्टिंग हो जाए। फिर मैं इनफाइनाइट इक्वेशन ऐसी बना सकता हूं ताकि इन दोनों का पेयर पैरेलल हो जाए, और फिर मैं इनफाइनाइट इक्वेशन ऐसी बना सकता हूं ताकि इन दोनों का पेयर कोइंसिडेंट हो जाए। तो सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हो? मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल दे रहे हो आप, ये तो एग्जाम्पल तो कोई सा भी हो सकता है, पर्टिकुलर एक आंसर इसमें होगा नहीं। चलो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। हियर द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन तो गिवन है, वो तो नोट डाउन करो। द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन given is, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0।
कर ली सबने नोट डाउन? एक तरीके से ये मेरी इक्वेशन Yes, बन हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है तो पहले तो इसको कंपेयर करके A1 B1 C1 निकाल लो। कंपेयरिंग द इक्वेशन, वैसे तो हम दो इक्वेशन लिख के फिर कंपेयर करते हैं, पर अब दूसरी तो हमको बनानी है, जो गिवन है उससे तो A1 B1 C1 तो निकालो। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पेयर लगाते हैं वैसे तो अपन, लेकिन यहाँ अपन ऑफ ए पेयर ना लगाएंगे क्योंकि एक इक्वेशन है। ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन दैट इज, लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म। हेलो, A2x सॉरी A1x है ना, पहली इक्वेशन तो A1x ही होगी, दूसरी तो yes, sir. अच्छा हाँ, एक गलती कर रहे हो बच्चे आप लोग, देखो मेरे को याद आ गई, अच्छा हुआ याद आ गई। बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख रहे हैं, A1x A2x ओ A1x सॉरी B1x C1 इक्वल्स टू 0। बताओ क्या गलती है? B1Y. Sir, हाँ, B1Y. B1Y, ठीक है, वो तो चलो प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप ये बताओ, ऐसे जब बच्चे लिख रहे हैं सर इक्वेशन ये को, 1 A B और C के नीचे आता है, ये बिल्कुल सीध में नहीं आता। नीचे आता है सर, बीच में नहीं आता। C2 इक्वल्स टू 0। गलती क्या है कि ये जो 1 1 1 2 2 2, ये 1 1 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये इक्वेशन 1 है, ये 2 2 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वेशन 2 है। तो ये 1 और 2 बेटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सिंपली लिख दोगे ना A1, तो उसका मतलब तो होता है A इंटू 1। भाई A1 का मतलब क्या होता है? A इंटू 1। तो आप 1 से मल्टीप्लाई थोड़ा ना करवाना चाह रहे हो उसको, A2 का मतलब तो हो गया A इंटू 2, तो इसका तो मीनिंग ही चेंज हो गया आपने अगर सीध में लिख दिया तो ये इसके बिल्कुल नीचे पूंछ में बैठेगा ऐसे A1x। ये 1 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये 1 कोई नंबर नहीं है जिसको A से मल्टीप्लाई करना है। और B1y और C1, ये कई बच्चे कर रहे हैं गलती, इसको जितना जल्दी हो सके सुधार लो, क्योंकि जो आदत हम अभी सुधार लेते हैं ना, वही एक आदत क्या होती है एग्जाम में कॉपी पेस्ट होती है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि सर अभी तो चलने दो, एग्जाम में सही कर देंगे, तो वो एग्जाम में भी वैसे ही लिख के आते हैं फिर, क्योंकि आदत तो अभी से डालनी पड़ेगी इन चीजों की। ठीक है बच्चों, A1x 1 नीचे डालो और फिर B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। वी गेट, तो यहाँ से A1 B1 C1 की वैल्यू तो निकाल लीजिए। A1 बोलो, A1 क्या आएगा? 2, हाँ, Yes, sir. और B1 क्या आएगा? 3, 3 और C1 क्या आएगा? -8। -8. -8, ठीक है चलो, ये तो हो गए A1 B1 C1 है ना। अब सेकेंड इक्वेशन हमको माननी है क्योंकि वो तो हमारे पास है नहीं। लेट द सेकेंड लीनियर इक्वेशन बी, सेकेंड लीनियर इक्वेशन बी, उसको मान लेते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मान लेते हैं उसको, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। भाई पहली इक्वेशन गिवन थी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके A1 B1 C1 निकाल लो, और सेकंड इक्वेशन हमको बनानी है तो उसको मान लो कि वो A2x प्लस B2y, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसी में उसको मान लो। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, सर sir. इसकी जगह कुछ और नहीं मान सकते क्या? कुछ और क्या मानोगे बताओ, जैसे कि वही तो पूछ रहे हैं। भाई आपको तीन सर, चीजें यहाँ पे मुझे लिखनी सर- पड़ेगी ना कुछ भी। भाई एक बार आपको पता तो है नहीं कि A2 B2 C2 क्या है, ये तो आपको पता नहीं है।
तो आप तीन चीजें लिखोगे ही सही। अगर आप कुछ और लिखो, मान लो ऐसे लिख रहे हो आप, पी क्यू आर लिख लो चाहो तो, जैसे कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू 0। तो आपने कोएफिशिएंट्स पी क्यू आर माने, तो तीन चीजें आपको यहाँ पे भी माननी पड़ रही है। तो जब मान ही रहे हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली मान लो ना, समझ रहे हो? जब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है बुक की तरफ से तो उसी को मान लो। ठीक है बेटा? मोहित, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जो पेयर बना इक्वेशंस का, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसका? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। इट इज गिवन दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल लिखो या ग्राफिकल लिखो एक ही बात है, ये चीज मैंने पहले भी बता दी आपको। ज्योमेट्रिकल representation of the pair of linear equations geometrical, it is given that the geometrical representation of the pair of linear equation is, क्या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबसे पहली चीज है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब पहले क्वेश्चन में उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए, मतलब इन दोनों से जो भी लाइंस बननी चाहिए वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करती हैं, जो यूनिक सॉल्यूशन देती है, वही होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना? यानी इनको जो लाइंस चाहिए वो कुछ इस टाइप की चाहिए जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक सिमेट्री होती है, क्या? कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट? Yes, sir. इंटरसेक्टिंग लाइंस की Yes, सिमेट्री yes, होती है। देखो, जब ये सिमेट्री बन जाती है तो हम क्या कहते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अब की बार उल्टा है, खुद ने कह दिया लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उससे हम ये सिमेट्री बना सकते हैं। समझ रहे हो ना? जो हम प्रोसेस करते हैं उसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं अभी, समझ गए भाई? अब तक क्या होता था कि सिमेट्री हम बनाकर और फिर बताते थे कि लाइंस कैसी है। अब की बार उन्होंने ही बता दिया क्वेश्चन में कि लाइंस कैसी हैं और सिमेट्री हम उससे बना रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। समझ आया? एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस में पहली सिमेट्री में हमेशा a1 a2 b1 b2 का ही कंपैरिजन होता है, c1 और c2 का कहीं भी जिक्र नहीं करते हम, लिखते ही नहीं, मतलब इसको बोलने की जरूरत नहीं होती है। कई बच्चे लिख रहे थे इंटरसेक्टिंग में भी इसको, है ना? उसको हम केवल सेकंड और थर्ड केस में इसका जिक्र करते हैं, तो उसको लिखो ही मत। अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 हमारे पास इन चार में से, हाँ बोलो सर। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो थर्ड केस में भी तो होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कह रहे हो सर? थर्ड केस में भी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना। थर्ड केस में कोइंसिडेंट लाइंस है। इंटरसेक्टिंग का मतलब वहां पर है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि, देखो इंटरसेक्टिंग के मायने आप उस चीज से मतलब कि उसको टच, तो इंटरसेक्ट का जो आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे वो होगा काटना, और काटने का मतलब है एक पॉइंट पे छू के निकलना। जैसे ये लाइन है उसको एक पॉइंट पे छू के निकल जाना, वो होता है इंटरसेक्ट करना। ठीक है मोहित, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो इस सिमेट्री के अंदर a1 a2 b1 b2 में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास a1 और b1 की वैल्यू तो है या नहीं है? बताओ, a1 और b1 की वैल्यू तो है ना? Yes, sir. हमको केवल क्या करना है, a2 और b2 की वैल्यू सोचनी है। ऐसी वैल्यू सोचो कि ये इसके अनइक्वल हो जाए, ये इसके क्या हो जाए? अनइक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यूज है वो तो पुट कर लेते हैं एक बार। a1 क्या है? a1 और b1 देख लो क्या है हमारे पास, 2 और 3। a1 तो है 2 और b1 है 3। a2 मुझे सोचनी है, b2 भी मुझे सोचनी है, और इस प्रकार सोचनी है ताकि ये क्या हो जाए? नॉट इक्वल हो जाए। इक्वल नहीं होनी चाहिए दोनों, ये रेशियो और ये रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी वैल्यू सोच सकते हो जो आपके मन में आ रही है। बोलो क्या सोचोगे? a2 क्या लिखना है बताओ? 3 5.
5, चलो 5 ले लेते हैं। अब अगर आपने A2 को 5 ले लिया तो इधर लिख लेते हैं, so let us take A2 इक्वल्स टू क्या 5 और B2 बोलो। 2 अब देखो Four. अगर आपने, सुनो मेरी बात, अगर आपने यहाँ पे 5 ले लिया 2/5, तो कुछ भी करके अब ये रेशियो 2/5 नहीं बनना चाहिए और कुछ भी बन जाए। तो आप जैसे क्या कह रहे हो 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से अलग रेशियो बन रहा है। और साथ में आपको C2 भी सोचना है, वो भी मत भूलना। अब C2 तो वैसे भी इस केस में C2 का कोई रोल ही नहीं है, तो आपके मन में जो आ रहा है वो ले लो, जो भी आपके मन में आ रहा है, चाहे 0 ही ले लो। 4, ये लो 4 ले लिया, कोई मतलब नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में C2 का कोई लेना देना ही नहीं है, आपके जो मन में आ रहा है वो सोच लो। तो ये 3 चीजें आपने सोच ली, A2 B2 C2, और इसके हिसाब से आपने सिमेट्री चेक करी। इम्प्लाइज 2/A2 क्या लिया आपने 5, विच इज नॉट इक्वल टू 3/B2 क्या लिया आपने 7। तो 2/5 और 3/7 अनइक्वल है ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई हमारी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इज, द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इज, हमारी क्या थी लीनियर इक्वेशन जो हमने मानी थी, वो लिखो पहले तो, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ये मानी थी हमने। यहाँ पे A2 B2 C2 की वैल्यूज जो आपने सोची है वो लिख दो। क्या लिखिए, A2 आपने क्या सोची है 5x, B2 क्या सोची है आपने 7y, और C2 क्या सोची है आपने 4 इक्वल्स टू 0। हो गया फाइनल आंसर। यस सर। और ऐसे आप Yes, sir. इनफाइनाइट इक्वेशंस आप सोच सकते हो। अब इसका पीछे आंसर की में देखोगे तो आंसर ही नहीं दे रखा होगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक आंसर तो है ही नहीं। समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया यहाँ तक? अब इसी में Yes, sir. सेकेंड पार्ट है, करो। मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, आप नीचे से फिर से नोट डाउन करो। इसी में सेकेंड पार्ट है कि इट इज गिवन दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल लाइंस। देखो सेकंड में पैरेलल लाइंस है, सेकंड केस में अब आपको पैरेलल लाइंस चाहिए साहब। तो पैरेलल लाइंस की सिमेट्री लिखेंगे अब। बताओ पैरेलल लाइंस की सिमेट्री क्या होती है? उसमें A1/A2 और B1/B2 तो बराबर होते हैं, लेकिन Yes, ये sir. दोनों मिलके C1/C2 के बराबर नहीं होते हैं। यही सिमेट्री होती है ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अब इसके अब की बार इसमें C1 C2 भी लिख दीजिए। मतलब C1 तो है आपके पास, C2 तो है ही नहीं। C1 क्या है? -8, तो C1 लिख देता हूं मैं -8, और C2 तो मुझे सोचना है। तो अब आपको इसमें वापस A2 B2 C2 ऐसे सोचने हैं, इस प्रकार सोचने हैं ताकि ये दोनों तो बराबर हो जाएं पर ये तीसरे के बराबर ना हो। तो बोलो A2 क्या लोगे और B2 क्या लोगे? पहले तो A2 डिसाइड करो, A2 क्या लेना चाहते हो? 4। ठीक है, अगर आपने A2 4 लिया तो आपने क्या किया, देखो आपने A2 4 लिया तो आपने इसका दुगना कर दिया, 2 2 जा 4 होता है। तो अब इसको इसके बराबर करना है तो इसका भी दुगना करना पड़ेगा। तो B2 क्या हो जाएगा? Yes, sir. 6 9, 6, 6 9 नहीं 6, दुगना करना है, इंटू 2। 6, 6. समझ में आया? भाई देखो आपने यहाँ पे किया 4, तो आपने क्या किया, 2 2 जा 4 इंटू 2 किया। तो फिर अब आपको इसके बराबर करना है ना, इसको बराबर रेशियो करने के लिए जो काम आपने इस रेशियो के साथ किया वही काम इस रेशियो के साथ करो। तो 3 को भी इंटू 2 करो तो इसको क्या लेना पड़ेगा? 6। लेकिन 6. अब आप इसको इसके बराबर नहीं करना चाहते हो, तो नहीं करना चाहते हो तो आप इसका दुगना मत करो, उसके अलावा जो चाहे करो। यानी इसका दुगना करते तो -16 आता, -8 इंटू 2 -16 आ जाता। तो यहाँ पे अब आप -16 मत लिखना, इसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर लिख देना, क्योंकि अगर -16 लिख दिया तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? 7। 7। 9. चलो 7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब इस हिसाब से सिमेट्री बिठा लेते हैं हम। 2/4 और 3/B2 लिया है 6 विच इज नॉट इक्वल टू -8, और C2 लिया है आपने 7। तो 2/4 और 3/6 तो बराबर हो गए।
क्योंकि इसको भी काट के 1/2 बनाया जा सकता है, इसको भी काट के 1, ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये इन दोनों के बराबर नहीं है। तो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन क्या बनी सेकंड केस में, यहाँ पे चेंज कर दो बस इन दोनों को, इन तीनों को, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया सेकंड का आंसर। गलत कर दिया, सॉरी, 4x है ना, A2 B2 C2 तो ये है ना 4 6 7, मैंने 2 3 7 लिख दिया, 4 6 7, ये वाले वैल्यूज नोट डाउन करनी है, 4 6 7, 4x 6y 7। ठीक है बच्चों, समझ आया? यस सर। Yes, sir. Yes. अब तीसरा केस होमवर्क है, अपने आप करना, उसमें आपको तीनों ही बराबर करने हैं, उसमें आपको तीनों ही बराबर करने हैं, A1 अपॉन A2। जैसे मान लो आप इधर दुगना कर रहे हो तो इधर तो दुगना करोगे, तीसरे में भी दुगना कर देना, या 3 गुना कर रहे हो मान लो तो इधर भी 3 गुना करना और उधर भी 3 गुना, 4 गुना कर रहे हो तो चारों तीनों जगह 4 गुना करना। ठीक है, समझ आ गई? कर दोगे? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा। तो इसको होमवर्क मार्क करो। लास्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। दो इक्वेशन गिवन है कि हमको पहले तो सबसे पहला काम तो ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे ग्राफ काम आएगा, दोनों के बनाने हैं ना, 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। चलो सबसे पहले तो हम ग्राफ इतना काम करते हैं, बाकी के क्वेश्चन को हम बाद में रीड आउट करेंगे। इतना काम कर दो। क्लास 12 अगर ज्वाइन किया है तो आपको 10 मिनट्स के बाद ज्वाइन करना है, 10 मिनट्स के बाद आप रिज्वाइन कर सकते हो। पहले इतना काम करते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों की हमको क्या करनी है, 3 सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ्स बनाने। चलो शुरू हो जाओ। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ग्राफ बनाने के लिए प्लस 1 को पहले उधर ले जाते हैं माना, थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, तो प्लस 1 उधर जाके माइनस 1। ये हो गई पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 12 को उधर ले जाओ, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन 2 कर लिया सबने नोट डाउन इक्वेशंस को? Yes, sir. ग्राफ शीट पे नोट करना है ना, क्योंकि सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ। बोलो पहले x की वैल्यू क्या लें, दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है, तो 0 से शुरू हो जाओ और क्या। ठीक है, लेट x बी 0। तो x को 0 मान लिया, दैट इज 0 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। 0 माइनस वाई क्या होता है, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। तो y की वैल्यू आ जाती है -1 और ये माइनस इधर -1 यानी कि 1। सो x कोमा वाई, जब x को 0 लिया तो y को 1। कोई डाउट पहले सॉल्यूशन में? No, sir. No, sir. ठीक है, ये -y -1 है तो माइनस माइनस कट के y की वैल्यू +1 आ गई। अब एक जोड़ दो, x भी 1, क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 ही तो आ रहा है, 1 आ रहा है तो एक एक के गैप में चल सकते हैं। 0 में एक जोड़ा यानी कि 1 हो गया, दैट इज 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1। तो माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, 1 को उधर भेजोगे, -1 ऑलरेडी है, 1 उधर जाके एक और -1 हो जाएगा, -1 -1 -2। तो माइनस वाई की वैल्यू -2 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 बाय -1 यानी कि 2। सो x कोमा वाई इक्वल्स टू, x को जब मैंने 1 लिया तो y आया 2। तीसरा सॉल्यूशन यहाँ निकाल देते हैं, लेट x बी 2। 2 माने या क्या माने बताओ, या कुछ और पॉइंट माने? 3. 3। चलो ठीक है, 3 मान लेते हैं, दैट इज 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -1। 3 को उधर भेज दो, तो -1 -3 -1 -3 यानी कि -4। तो y की वैल्यू आ जाती है -4 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 4। सो x कोमा वाई इक्वल्स टू, x को 3 माना तो y 4 आया।
इधर आ जाइए, इधर भी x की वैल्यू शुरुआत 0 से कर लो, लेट x बी 0, दैट इज x की वैल्यू 0 पुट करनी है तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 3 इंटू 0 यानी कि 0, 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 0 प्लस 2y तो 2y होगा, 2y इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू 12 अपॉन 2 यानी कि 6, सो x कोमा y इक्वल्स टू 0 कोमा 6। बोलो अगली x की वैल्यू क्या मानेंगे ताकि इंटीजर वैल्यू आए, 2 क्या मानेंगे 2 2, क्योंकि y का 2 कोएफिशिएंट 2 है तो 0 में 2 को जोड़ देंगे, 2 2 के गैप में चलेंगे तो 2 मान लो, दैट इज 3x है तो 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 3 2 जा 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 6 को वहां भेज देंगे तो 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 6 यानी कि प्लस का 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 2 यानी कि 3, सो x कोमा y इक्वल्स टू x को माना 2 तो y आया 3। हो गए 2 सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन और निकालना है, इतना नोट डाउन कर लिया, डिलीट कर दूं, स्पेस नहीं है क्योंकि, yes sir तो तीसरा देखो 0 में 2 जोड़े तो तीसरे सॉल्यूशन के लिए वापस 2 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आएगा 4, 4 2 के गैप में चल रहे हैं ना अपन, तो तीसरा सॉल्यूशन विल बी लेट x बी 4, दैट इज 3x था तो यानी 3 इंटू 4, और उसके बाद क्या था 3x के बाद 2y प्लस 2y, और RHS में था 12, 3 4 जा 12 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 12 को वहां भेज दीजिए, 12 माइनस 12 होता है 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन 2, 0 बाई 2 कितना होगा 0 0 0 0, तो x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, तो 3 सॉल्यूशन हो गए दोनों साइड सभी के, yes sir yes sir ठीक है, टेबल ड्रॉ कर लो फटाफट उन्हीं के नीचे, टेबल ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो जल्दी जल्दी। एक्स वाई, बोलो x को 0 लिया था तो y क्या आया था 1, बोलते जाओ, हाँ yes sir 1 लिया तो क्या आया 2, 2 और 2 लिया तो आया 3, नहीं 2 तो लिया ही नहीं, फिर 3 लिया था ना, 3 3 लिया तो 3 फिर लिया आया था 4, इधर x को 0 लिया तो y 6, फिर दो दो के गैप में चले थे अपन, 2 लिया तो क्या आया था 3 3 आया था, और 4 लिया तो 0, ठीक है। आ जाइए ग्राफ में फटाफट से लाइंस ड्रॉ करें, तो पहले ये वाला ड्रॉ करते हैं 0,1, 0,1 जो पॉइंट आएगा यानी कि x एक्सिस पे तो चलना ही नहीं है और y एक्सिस पे 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ये। सेकंड पॉइंट है 1,2, तो x एक्सिस पे 1 कदम, वहां से 2 कदम y एक्सिस पे ऊपर, यानी ये वाला पॉइंट हो जाना है। द लास्ट पॉइंट हियर इज 3,4, यानी x एक्सिस पे 3 कदम, 1 2 3, और फिर वहां से 4 कदम ऊपर, 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट हो जाना है। तीनों को मिलाने से स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली बनी रही है, बना दो लाइक दिस, जितनी आर पार बना सकते हो खींच दो, ऊपर भी और नीचे भी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी जितनी बना सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले जाओ उसको लाइक दिस। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि शार्प करके किया करो पेंसिल को, उससे एग्जैक्ट बनता है,
ऐसे ज्यादातर बच्चे शार्प करके ही करते हैं, कुछ एक बच्चे नहीं करते। अब एग्जैक्ट ही है ना। तो ये हो गई पहली लाइन। सेकेंड लाइन की तरफ बढ़ते हैं। 0,6 0,6 मतलब एक्स पे तो चलना ही नहीं है हमको, और वाई पे ओरिजिन से 6 कदम ऊपर, 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट हो जाना है। सेकेंड पॉइंट है 2,3, एक्स पे 2 कदम चलो और वहां से वाई पे 3 कदम चलो, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाना है। 2,6. 2,6 था या 2,3 था? 2,3 था शायद। Yes, sir. 2,3 था ना। तो ये वाला पॉइंट हो जाना है। और लास्ट पॉइंट था 4,0, यानी कि एक्स पे 4 कदम चलो बस, 1 2 3 4, वाई पे चलो ही मत, तो ये एक्स एक्सिस पे आएगा ये वाला पॉइंट। इन तीनों को मिलाने से स्ट्रेट लाइन बन रही है कि चेक करो, बिल्कुल बन रही है कुछ इस तरीका से। इसको सेकंड क्वाड्रेंट में जितना खींच सकते हो खींच दो। हो गया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दोनों लाइंस बन गई सबकी। एरो Yes, मार्क sir. कर देते हैं। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद पॉइंट्स भी मार्क कर देते हैं। पहला पॉइंट आया था मेरा ये वाला ना, A 0,1। दूसरा आया था ये B, या फिर एक काम करो लास्ट में मार्क करना पॉइंट। पहले अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है वो ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। ये क्या कह रहा है, ऐसा करने से एक ट्रायंगल बन गया वहां पे। चेक करो ट्रायंगल बना क्या। हाँ Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है, किस किस से बना ट्रायंगल, सुनो। ट्रायंगल बना है इन दोनों लाइन से, ये जो दोनों लाइन हैं, एक लाइन ये एक लाइन ये, इन दोनों लाइन से ट्रायंगल बना है। लेकिन ट्रायंगल में तो 3 साइड्स चाहिए होती हैं, तो 2 तो हो गई ये लाइंस। तीसरी साइड के रूप में उन्होंने क्या लिया है, एक्स एक्सिस लिया है। क्या लिया है, एक्स एक्सिस। चलो एक बार देखते हैं कहाँ बन रहा है ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल तो ये भी बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ये भी ट्रायंगल है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. ट्रायंगल ये भी बन रहा है, ये देखो ये वाला, ये भी बन रहा है। 2 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमको Yes, कौन सा, sir. अच्छा ट्रायंगल तो ये भी बन रहा है, 3 बन रहे हैं उल्टा। ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ, और ये 3 ट्रायंगल बन गए। यस सर। Yes, तो sir. लेकिन हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है, हमको ऐसा ट्रायंगल लेना है जो इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस की मदद से बने। एक्स एक्सिस क्लियरली उन्होंने कहा है। अगर वो कहते वाई एक्सिस, अगर वो कहते वाई एक्सिस तो मैं ये वाला ट्रायंगल लेता, लेकिन एक्स एक्सिस में कौन सा लूंगा, ध्यान से देखो ये ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। दिखाई दिया, कलर चेंज करूं, देखो Yes, sir. यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो ये जो ट्रायंगल बना है इसको मैं शेड भी कर देता हूँ, चलो। दिख रहा है, ये जिसको मैंने शेड कर दिया। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल एक तो इन दोनों लाइंस की मदद से बना, प्लस एक्स एक्सिस की भी मदद से बना, क्योंकि 3 बाउंड्री चाहिए होती है ना ट्रायंगल में। 3 तरह से आपको पैक करना होता है। ट्रायंगल क्या होता है, जो 3 साइड से पैक हो। तो एक तो इस लाइन से पैक हो गया, एक उस लाइन से पैक हो गया, और नीचे तीसरा सहारा कौन सा मिल गया इसको, एक्स एक्सिस का मिल गया, बन गया ट्रायंगल। अब यही चीज अगर ये कहता कि नहीं साहब एक्स एक्सिस का सहारा मतलब आप तो वाई एक्सिस का सहारा लो, तो फिर ट्रायंगल कौन सा बनता, फिर मैं ट्रायंगल बनाता ये वाला, इधर की साइड वाला, ये वाई एक्सिस का सहारा लेके ये वाला ट्रायंगल बनाता। ठीक है, समझ आया क्या। अभी तो हमको यही वाला Yes, ट्रायंगल, sir.
अच्छा, अब ट्राइंगल बनने के बाद क्या चाहिए उसको, उस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस बताओ और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस कौन से हैं? 3 वर्टिसेस का मतलब जो 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे साइड्स इंटरसेक्ट करती हैं, वो होते हैं 3 वर्टिसेस। कौन कौन से हैं देखो, एक तो है ये वाला, एक है ये वाला, एक है ये 3 वर्टिसेस हैं। यस सर। यस सर। Yes, sir. इन वर्टिसेस को हमको मार्क करके बताना है, वो ऐसा कह रहा है। ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो हमको बताने हैं। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और ट्रायंगुलर रीजन को एंड में हमको शेड करना है। तो शेड तो हमने खैर पहले ही कर दिया, फिर हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स के वर्टिसेस ही लिख लेते हैं एक बार तो, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि बचे हुए पॉइंट्स कौन से रहेगा। तो पहला पॉइंट हमारा आया था ये वाला। पहले तो एक काम करो, पहले शेड कर देना आप, है ना, क्योंकि बाद में ऊपर से शेड करोगे तो वर्टिसेस फिर इस तरीके से शेड करो कि वो छुपे ना। यहाँ लिख दो, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए के 0,1, ये बी है, इसके वर्टिसेस हैं 1,2, और फिर सी कौन सा था, सी ये था, इसके वर्टिसेस हैं 3,4। 3,4. ये 3 पॉइंट्स आए थे हमारे पहली लाइन के लिए। दूसरी लाइन के लिए पहला पॉइंट आया था ये, इसको डी ले लेते हैं 0,6, और इसको ले लो ई, ये आया था 2,3, और लास्ट पॉइंट ये जो आया था इसको ले लो एफ, ये था हमारा 4,0। सही है। अब बाकी Yes, सब तो हमने sir. ले लिए, एक इस पॉइंट को और लेना पड़ेगा ना, मतलब वैसे तो लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ट्राइंगल के वर्टिसेस चाहिए हमको, तो 2 वर्टिसेस तो मिल गए। एक तो मिल गया ई और एक मिल गया एफ। ये दोनों ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है बताओ, है ना। Yes, sir. लेकिन ये तीसरा वर्टेक्स, इसका नामकरण भी करना पड़ेगा हमको। तो अगला पॉइंट जो भी बच रहा है ई एफ जी दे दो उसको, है ना। और इस जी के वर्टिसेस बताना क्या रहेंगे इस पॉइंट के, -1,0. -1,0। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप इसको ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर दीजिए। शेड बिल्कुल डार्क मत करना, कॉपी ओपी मत फाड़ देना, हल्का सा लाइट शेड कर देना बस। हो गया इतना काम। Yes, sir. तो ग्राफ में तो हमको ये काम करना है। अब एक काम और रह गया ग्राफ में बस, लास्ट, क्या, इक्वेशंस लिखना। तो पहली लाइन की इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई, फिर क्या था -4 + 1 -1 इज इक्वल टू +1. मतलब ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखो जैसा क्वेश्चन में गिवन है, +1 = 0। और इस लाइन की इक्वेशन क्या गिवन थी, बोलो, 3x 3x + 2y 3x + 2y = -12 = 0। जैसे क्वेश्चन में गिवन है वो वाली लिखो, ब्रैकेट भी लगा देना। तो ग्राफ में तो ये सारा काम हो गया हमारा। और चाहो तो आप ग्राफ के नीचे ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जगह पे ग्राफ के नीचे जो स्पेस है ना, वहीं पे लिख दो सो, या फिर इधर स्पेस बचेगी नहीं, आप वहीं लिख देना बेटा, मतलब जहाँ पे आपने कैलकुलेशन किया है उसके नीचे लिखना, क्योंकि 3-4 लाइनें लिखनी पड़ेगी। सो द ग्राफ में मत लिखो, फालतू ग्राफ गंदा होगा, वहीं पे लिख लो जहाँ अपन कैलकुलेशन करते हैं। द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड by the given two lines, by the given two lines and the x-axis, साथ में x-axis भी लिया है, axis is, क्या नाम दिया था उस ट्राइंगल का अपन ने, ऊपर ऊपर E, फिर इधर F G, ट्राइंगल EFG था। Yes, sir. which is represented by the shaded region, which is represented by the shaded region। और फिर वर्टिसेस भी लिखनी है हमको, है ना, तीनों जो वर्टिसेस हैं ई एफ जी, उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं।
here the coordinates of the vertex E, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. The coordinates of the vertex F is and the coordinates of the vertex लास्ट क्या था G is. चेक करो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स थे. E के तो क्या थे 2,3. E के 2,3 थे ना. E यही वाला तो था. ठीक है. और F कौन सा था? ये नीचे वाला. इसके क्या थे 0,4 4,0 सॉरी 4,0 एक्स एक्सिस पे है तो. और लास्ट G क्या था माइनस. -1 तो पीछे से आंसर मैच कर लो. यही 3 कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे. जल्दी से मैच करो. कर लिया. Yes, sir. आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाया करते हैं, जैसे ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाया कर रहे हैं ई और एफ, जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाया करते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. ये चीज एनालाइज करी किसी ने? जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाया करते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0. और जो पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट पे लाया करते हैं उनका उल्टा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0. उल्टा होता है मतलब. समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये एक्स एक्सिस है, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो. मान लो ये पॉइंट ले लिया. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 11,0. ये पॉइंट यहाँ ले लो. चलो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -8,0. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -4,0. इसके भी निकाले थे अपन ने -1,0. इसके भी निकाले थे 4,0. चेक करो हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है. 0 0 Yes, sir. 0 0. तो एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है. और वाई एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. ये जो वाई एक्सिस है इस पे कोई भी पॉइंट ले लो. जैसे कि यही पॉइंट ले लो. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले थे हमने 0,6. फिर मान लो Yes, sir. इसके ले लो. जैसे ये 0,10. इसके भी निकाले थे हमने. क्या थे ये 0,1 थे. नीचे नेगेटिव में ले लो तो 0,-2. तो वाई एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना. 0 Yes, sir. 0 0. तो केवल कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि ये एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे. बता सकते हो ना. अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो वाई एक्सिस पे होगा पॉइंट, और अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे होगा पॉइंट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर आज के लिए काफी है. आप लोग लीव कर सकते हैं. आज तो मैंने कुछ होमवर्क दिया ही नहीं दिया है. कैसे नहीं दिया? एक तो 5th क्वेश्चन का ग्राफ कंप्लीट करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है, और 6th का 3rd वाला पार्ट होमवर्क है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. now we are done with the graphical method. ग्राफिकल मेथड पूरी तरीके से किल कर दिया हमने, और कल से हम शुरू करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड्स, जो कि गिनती में 3 है: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. उसका पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन कल हम स्टार्ट करेंगे, एंड अलजेब्रिक मेथड्स अब कल से शुरू हो जाएंगे. ठीक है बच्चों? Yes, sir. चलिए लीव Yes, कर sir. सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू Thank अस. you, sir. ओके, वेलकम. Bye, sir. Thank you, बाय sir. एंड कीप Bye. लर्निंग. क्लास 12th आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिए जल्दी से.